हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के जिस आज की वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में तो लिस्ट है, लेकिन लिस्टिंग के बाद से इसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है और अभी Q4 या FY26 का जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं किया गया है। जो आने वाला Q4 का रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल सकता है, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का गोल है वो कैसा देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो के स्टार्टिंग में हम बात करने वाले हैं इसके कुछ प्रमुख पैरामीटर के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का जो पी है वो देखने को मिल रहा है 37.6 और जो इंडस्ट्री का पी है वो 29.7 है। तो पी के हिसाब से अभी ये कंपनी महंगी देखने को मिल रही है। ROC 28.4 है, ROE 21.4 है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1506 देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो ये थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास डेप्ट नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के पास कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड एक R&D आधारित यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवेन बायो फार्मा कंपनी है, जो मुख्य रूप से दवाइयों के कच्चे माल यानी API और तैयार दवाओं का निर्माण करती है। इसका जो मुख्य बिजनेस दोस्तों वो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। कंपनी का बिजनेस क्या है? यह कंपनी मुख्य रूप से 3 सेगमेंट में काम करती है। पहला है API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API दवाओं का मुख्य कच्चा पदार्थ होता है। कंपनी फेरीमेशन सेमी सिस्टमैटिक टेक्नोलॉजी से कॉम्प्लेक्स API बनाती है। ख़ास तौर पर इन थेरेपी में ये जो API बनाती है उनका यूज होता है, जैसे ट्रांसप्लांट मरीजों के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल ट्रीटमेंट में इनका यूज किया जाता है। यह कंपनी कठिन और हाई वैल्यू API और ग्लोबल लीडर मानी जाती है। यह कंपनी जिन दवाओं के लिए कच्चा पदार्थ बनाती है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत बड़ी बीमारियों में यूज होने वाले पदार्थ होते हैं, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दूसरा है फिनिश्ड फार्मूलेशन यानी तैयार दवाएं, टैबलेट से लेकर बड़े बड़े जो सिरप होते हैं उनको बनाती है। इसके अलावा जो इंजेक्शन होते हैं उनको बनाने का काम ये कंपनी करती है। US और अन्य ग्लोबल मार्केट में ये कंपनी उन दवाओं को बेचती है। क्रिटिकल केयर और स्पेशलिटी ड्रग पर कंपनी का फोकस देखने को मिल रहा है, जहां पर हाई मार्जिन मिलता है कंपनी को। तीसरा है दोस्तों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए दवा डेवलप करना और मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है। ये जैसे कोई कंपनी इसको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि हमको इस बीमारी के लिए दवा का रिसर्च करना है, तो ये कंपनी उन बीमारी के लिए दवा का रिसर्च करती है और उस कंपनी के लिए दवा तैयार करके उनको सप्लाई करने का काम भी ये कंपनी करती है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है दोस्तों वो B2B बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है। इससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और स्टेबल रेवेन्यू कंपनी को मिलता है लगातार। यदि आसान भाषा में समझे दोस्तों तो कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड का बिजनेस हाई टेक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लस R&D प्लस एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल पर आधारित है। यह कंपनी खास कॉम्प्लेक्स API और स्पेशलिटी ड्रग पर काम करती है, जिससे इसे ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग पोस्टिंग मिलती है। दोस्तों, जो इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर यानी Q3 FY26 का रिजल्ट जारी किया गया था, वहाँ पर रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ देखने को मिली थी।
और एपीआई सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 24% की ग्रोथ मिली थी और फार्मूलेशन सेगमेंट में 14% की गिरावट देखने को मिली थी। ईबीटा 36% था और पहले ये ईबीटा 40% था, यानी मार्जिन में गिरावट देखने को मिली थी। मार्जिन में गिरावट का जो कारण था इंजेक्टेबल प्लांट के स्टार्टअप कास्ट के कारण इसका जो मार्जिन था उसमें गिरावट देखने को मिली थी। एक इंजेक्टेबल प्लांट कंपनी ने सेटअप किया है, उसकी अभी क्या कंडीशन है, वो कब तक स्टार्ट होगा, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। यूएस सब्सिडरी सेटअप में जो खर्चा हुआ था उसके कारण भी मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला था। दोस्तों उस कॉल में मैनेजमेंट के द्वारा कुछ चीज़ें और बताई गई थी। H1 या 526 की जो समस्या थी उसमें Q3 में इम्प्रूव देखने को मिला था। मैनेजमेंट ने बताया कि साल की शुरुआत में कई इशू थे। यूएस ट्रैफिक देखने को मिला था, CDSCO अप्रूवल में डिले हुई थी और मिडिल ईस्ट टेंडर डिले देखने को मिला था। ये H1 या 526 में प्रॉब्लम देखने को मिली थी। ये सब टाइमिंग इशू थे, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं थी। Q3 से स्थिति बेहतर होने लगी है। दोस्तों Q3 का जब कॉल जारी किया गया था तो मैनेजमेंट ने उसमें Q4 के बारे में भी बताया था। तो इससे हमको ये जानने को मिलने वाला है कि जो आने वाला Q4 का रिजल्ट है वो कैसा देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट ने बताया कि Q4 मजबूत रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट क्लियरली बोला था कि हम Q4 में स्ट्रांग ग्रोथ मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कारण H1 इशू अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुके हैं। एपीआई डिमांड स्ट्रांग देखने को मिल रही है और डिले ऑर्डर वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी बता दिया है कि जो हम Q4 का रिजल्ट स्ट्रांग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्यों स्ट्रांग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैनेजमेंट ने यहाँ एक चीज़ और बताई है कि जो इसका इंजेक्टेबल बड़ा ग्रोथ ड्राइव बनेगा। नई इंजेक्टेबल फैक्ट्री को WHO GMP अप्रूवल मिल चुका है, यानी H1 के बाद Q3 यानी H2 या 526 में इसका अप्रूवल मिल चुका है। अभी डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च शुरू हुआ था, ये Q3 में था, अब शायद लॉन्च हो गया है। जब कंपनी का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आएगी उसमें सारी चीज़ें ये क्लियर हो पाएंगी। आगे एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी एक्सपेंशन करने जा रही है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल 600 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट कंपनी के द्वारा रखा गया है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने ग्रोथ के बारे में बात करते हुए बताया कि यह 526 और हिस्टोरिकल ग्रोथ से नीचे रहेगा, यानी यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यह 527 में वापस 18 से 25% ग्रोथ टारगेट रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ कंपनी के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया है। ये दोस्तों पास्ट में कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो जो कंपनी का P&L है उसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो इनकम है उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिला है। 2016 से लेकर 2025 तक, मार्च 2025 तक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर की बात की जाए, TTM की बात की जाए तो यहाँ पर हल्की सी एक गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे का रीज़न भी मैनेजमेंट के द्वारा क्लियर किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यदि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो ये दोनों पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास जो डेप्ट है वो नाम मात्र का सिर्फ 2 करोड़ का डेप्ट है और कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 1815 करोड़ का एक बड़ा रिजर्व देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों तो मार्च 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 44.08% का स्टेक है, एफआई के पास 7.79% का स्टेक है। एक क्वार्टर पहले ये 7.58 था। तो यहाँ पर एफआई ने बाइंग की है। डीआई के स्टेक की बात की जाए तो डीआई का स्टेक एक क्वार्टर पहले 9.58 था, जो घटकर 9.22 देखने को मिल रहा है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक 38.90% देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है।
ये दोस्तों कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान की बात की जाए तो कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड का फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान काफ़ी मजबूत और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। कंपनी स्पेशलिटी फार्मा और फेरिमेशन बेस्ड एपीआई में अपनी लीडरशिप को और मजबूत करना चाहती है। सबसे बड़ा फोकस कंपनी का इंजेक्टेबल सेगमेंट पर है। हाल ही में कंपनी ने अपनी नई इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की है, जिसे डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल भी मिल चुका है। यह फैसिलिटी शुरुआत में डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करेगी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोर्ट मार्केट यूएस यूरोप में भी एंट्री की योजना है। मैनेजमेंट के अनुसार आने वाले कुछ सालों में यह सेगमेंट लगभग 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल रखता है। इस एक्सपेंशन से कंपनी हाई मार्जिन बिजनेस में आगे बढ़ेगी। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र एपीआई कैपेसिटी एक्सपेंशन है। कॉनकॉर्ड बायोटेक फेरिमेशन बेस्ड एपीआई में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा रही है और नए प्रोडक्ट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, खास तौर पर इम्यूनो प्रेस्टेस ऑन्कोलॉजी और एंटी इन्फेक्टिव सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है। हाई एंट्री बैरियर्स के कारण इस सेगमेंट में कंपटीशन कम है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टेबल रह सकती है। तीसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइव सीडीएमओ बिजनेस है। कंपनी ग्लोबल फार्मा कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च सर्विस प्रदान करती है। मैनेजमेंट ने बताया कि पाइपलाइन में कई नए प्रोजेक्ट हैं और यूएस व यूरोप के क्लाइंट के साथ डिस्कशन चल रहे हैं। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कमर्शियल स्टेज पर आएंगे, रेवेन्यू विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ेंगे। इसके अलावा कंपनी जियोग्राफिकल एक्सपेंशन पर ध्यान दे रही है। वर्तमान में 70+ देशों में एक्सपोर्ट करने के बाद अब फोकस रेगुलेट मार्केट जैसे यूएस, यूरोप, जापान में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने पर है। इसके लिए रेगुलेटरी अप्रूवल और प्रोडक्ट फिलिंग लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। मार्जिन के मामले में शॉर्ट टर्म में इंजेक्टेबल फैसिलिटी और यूएस सब्सिडी के कारण कुछ दबाव रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण मार्जिन इंप्रूव होने की उम्मीद है। अंत में मैनेजमेंट का लक्ष्य 2027 से आगे 15 से 25% ग्रोथ रेट हासिल करना है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंजेक्टेबल बिजनेस और सीडीएमओ ग्रोथ मिलकर कंपनी को अगले कुछ वर्षों में एक मजबूत ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाला जो Q4 का रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे कि कंपनी का रिजल्ट मैनेजमेंट ने जैसा Q3 में बताया था वैसा आ रहा है या उससे कम या ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।